मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दें। विचार: अगर आपको किसी साथी की मदद चाहिए तो उसे यह याद न दिलाएं कि आपने पहले उसकी कितनी मदद की है या उसके लिए कितने अच्छे काम किए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपको नज़रअंदाज करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेगा। इसके बजाय अपने आग्रह में किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा कर दें जिससे उसे लाभ होगा। इस लाभ को बढ़ा चढ़ाकर जोर शोर से बताएं। जब उसे यह लगेगा कि आपकी मदद करने के कारण उसका भला हो सकता है तो वह पूरे उत्साह से आपकी मदद करेगा। शक्ति की खोज में आपको बार बार अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी। मदद मांगना भी एक कला है। यह कला इस बात पर निर्भर करती है कि आप में सामने वाले को समझने की कितनी क्षमता है और यह भी कि आप अपनी और उसकी ज़रूरतों के फर्क को समझते हैं ना। दाद लिए आपके किर करते शोर से उसका भरेगा। ज्यादातर लोग मदद मांगने में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वह अपनी ही इच्छाओं और ज़रूरतों में खोए रहते हैं। वह ये मान बैठते हैं कि वह जिन लोगों से मदद मांग रहे हैं वह निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करेंगे। वह इस तरह आग्रह करते हैं जैसे उनकी ज़रूरतें दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हों, जबकि शायद उन्हें उनकी कतई परवाह नहीं होती है। कई बार वह बड़े मुद्दों का हवाला देते हैं, कोई महान लक्ष्य या प्रेम और कृतज्ञता जैसे महान भाव। वह बड़ी तस्वीर दिखाने लग जाते हैं, जबकि रोज़मर्रा की बातों में प्रभावित करने की ज़्यादा शक्ति होती है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी खुद की ज़रूरतों में उलझा रहता है, और अगर आप उसके स्वार्थ का वास्ता नहीं देते हैं तो वह आपकी मदद करने को अपने समय की बर्बादी मानेगा। इस प्रक्रिया में प्रमुख कदम सामने वाले का मनोविज्ञान समझना है। क्या वह घमंडी है? क्या वह अपनी प्रतिष्ठा या सामाजिक ओहदे के बारे में चिंतित है? क्या उसके ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें परास्त करने में आप उसकी मदद कर सकते हैं? क्या वह सिर्फ धन और शक्ति से ही प्रेरित होता है? जब 12वीं शताब्दी में मंगोलों ने चीन पर आक्रमण किया तो 2000 साल पुरानी चीनी सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ गई। मंगोलों के सेनापति चंगेज खान की नज़र में चीन सिर्फ एक ऐसा देश था जहां उसके घोड़ों के लिए पर्याप्त चारा नहीं था। उसने पूरे देश को मठियामेट करने और इसके शहरों को तहस नहस करने का फैसला किया, क्योंकि उसने सोचा बेहतर यही रहेगा कि चीन को मिट्टी में मिला दिया जाए ताकि यहाँ हमारे घोड़ों के लिए घास उग सके। चीनी सभ्यता को नष्ट होने से जिसने बचाया वह कोई सैनिक, सेनापति या राजा नहीं, बल्कि येलू त्साई नाम का सामान्य आदमी था। त्साई खुद एक विदेशी था, लेकिन वह चीनी संस्कृति से प्रभावित था। वह चंगेज खान का विश्वास पात्र सलाहकार बनने में कामयाब हो गया और उसने यकीन दिला दिया कि अगर चीन को नष्ट करने के बजाय उसके नागरिकों पर टैक्स लगा दिया जाएगा तो इससे उसे ज्यादा फायदा होगा। चंगेज खान को इसमें ज्यादा समझदारी दिखी और उसने त्साई की सलाह मान ली। जब चंगेज खान ने कैफिंग शहर पर लंबी घेराबंदी के बाद कब्जा किया और इसके नागरिकों को मौत के घाट उतारने का फैसला किया, जैसा उसने बाकी शहरों में किया था जहां उसका विरोध हुआ था, तो त्साई ने बताया कि कैफिंग में चीन के सबसे अच्छे कारीगर और इंजीनियर रहते हैं और उनके हुनर का लाभ उठाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कैफिंग को बख्श दिया गया। इससे पहले चंगेज खान ने कभी ऐसी दया नहीं दिखाई थी, लेकिन सच तो ये था कि कैफिंग दया के कारण नहीं बचा था। त्साई चंगेज खान को अच्छी तरह से जानता था। चंगेज खान एक बर्बर देहाती था जिसे संस्कृति की कतई परवाह नहीं थी। सच कहा जाए तो उसे युद्ध और व्यवहारिक परिणामों के अलावा किसी बात की परवाह नहीं थी। त्साई ने उस इकलौते भाव को जागृत किया जो इस तरह के आदमी पर सफल हो सकता था: लोभ। आत्मरुचि या स्वार्थ ही वो लीवर है जो लोगों को घुमाता है। एक बार जब आप उन्हें ये दिखा देते हैं कि आप किस तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या उनके लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो आपके आग्रह को पूरा करने की दिशा में सारी बाधाएं जादू से गायब हो जाएंगी। शक्ति हासिल करने के राह में हर कदम पर आपको यह सीखना होगा कि आप दूसरे व्यक्ति की तरह सोचें, उसकी ज़रूरतों और रुचियों को भांपें। आप अपनी भावनाओं के पर्दे को हटा दें, क्योंकि इससे सच्चाई धुंधली हो जाती है। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाते हैं तो फिर आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहती।